तो सद्दाम हुसैन हीरो या जालिम, ठीक है, जितना मतलब मैंने सुना है, ठीक है, उस हिसाब से तो वो जालिम ही है। जि, जितना मैंने सुना है, ठीक है। उनके जो बेटे की एक सीरीज भी आई थी, मूवी आई थी, वो मैंने देखी हुई है, बहुत पहले देखी थी, ठीक है, जिसमें वो इतने मतलब बेकार काम कर रहा है और हम शक्ल भी रखा था, ठीक है, उसके साथ भी वो सब। तो अब जो है पूरी तरीके से जानने को मिलेगा, ठीक है, जैसे लोग बताते हैं वो अलग होता है तरीका, और एक होता है रिसर्च करके प्रॉपर पता चले। तो ये देखते हैं कि खोहिस्तानी साहब है ये कैसे हमको बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में ही पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद भी यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और उस एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने, जैसे इस्लाम को जानना है ना, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अब कोई सीधा सद्दाम हुसैन की वीडियो देखे, उसको पता ही नहीं कि अरब में मतलब क्या हुआ था, कैसे फतह हुई थी, खालिद बिन वलीद कौन है, वो कौन है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। तो क्योंकि मैं जो है वो जर्नी से निकल गया, तो मुझको अब पता है कि मतलब बैक स्टोरी क्या है ना। तो ये अच्छी बात है कि अब वो है कि इतना इन्फ्लुएंस है पड़ा है उस चीज से, जो मक्का जो अरब फतेह हुआ उसके बाद जो बाहर गए, ठीक है, उससे इतना फर्क पड़ा है कि सद्दाम हुसैन है उनका अभी अब बताएगा। ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया। और इसे छीनने के बाद यहां पर इराक में अपना एक पपेट बादशाह बिठाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने पपेट बादशाह बिठाए। नाउ बाकी सारे बादशाह तो आज तक अपनी कुर्सियों पर फुल ताकत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इसी कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गांव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और कुछ एक जालिम डिक्टेटर। सद्दाम हुसैन को देखा, वो भी फिरौन था। लेकिन सद्दाम कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पैदा होने से पहले उसका बाप मर चुका था। और जब सद्दाम की माँ को उसके शौहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन से उसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन बहुत छोटी सी उम्र में अपने साथ हमेशा एक स्टील रॉड लेकर फिरता था, और जो भी बच्चा उसे तंग करता था वो सीधा उस स्टील रॉड को उसके सर पर मारता था। मतलब सद्दाम हुसैन के दिल में बचपन से डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके कुछ ही अरसे बाद जब सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी की, सद्दाम का सुतेला बाप उस पर इतना जुल्म करने लगा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग गया और जाकर अपने मामू के साथ रहने लगा। और यहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामू का ताल्लुक इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 या 200 लोग थे। जब सद्दाम हुसैन ने छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन किया
इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी के लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये इतना मुश्किल प्लान था, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र के सद्दाम हुसैन को चुना। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन इस हमले के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बच गया, जिसके बाद मजबूरन सद्दाम हुसैन इराक को छोड़कर इजिप्ट की तरफ भाग गया। नाउ सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग उससे बहुत इंप्रेस हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA। $3 billion investment we made. CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार करने लगी, क्योंकि इसके कुछ ही अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन वापस इराक की तरफ आया और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान बना। अब इराक एक आजाद कंट्री तो थी, लेकिन इराक के सारे ऑयल और गैस पर ब्रिटिश का कब्जा था। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन के पास पावर आई, उसने सबसे पहले इराक के सारे ऑयल और गैस को अपने कंट्रोल में लिया। और यहाँ से सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए एक हीरो बनने लगा, क्योंकि जैसे ही उसने इराक की ऑयल को अपने कंट्रोल में लिया, अचानक एक बार फिर 1973 में इजराइल और अरब की एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। अरब ममालिक ने इजराइल को हर तरफ से घेर लिया था, लेकिन इस जंग में इजराइल को सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल The थी। United States of America would have to invent an Israel. और इसी अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने आसानी से बड़े बड़े अरब ममालिक को हरा दिया। ये देखकर सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया और उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सारे अरब कंट्रीज को जमा किया और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम आज के बाद इजराइल के दोस्तों मतलब अमेरिका को अरब का ऑयल नहीं बेचेंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका अपना 80% तेल अरब ममालिक से खरीदता था। तो जैसे ही किंग फैसल ने अमेरिका पर यह पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। मतलब एक बैरल ऑयल की कीमत $3 से $12 बन गई। अब ये सब तो अमेरिका को कमजोर करने के लिए था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इराक के यंग लीडर सद्दाम हुसैन ने उठाया। सद्दाम हुसैन ने ऑयल की इन नई प्राइसेस को यूज करके इराक को एक मॉडर्न कंट्री बनाया। इराक के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, इराक के लोगों के लिए फ्री स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। इन शॉर्ट सद्दाम हुसैन ने इराक को इतना मजबूत किया कि इराक का एक दिनार $3 के बराबर था। और इस सब के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने इराक की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ, यहां से सद्दाम हुसैन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। अमेरिका में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई, द गॉडफादर, जो एक माफिया डॉन कॉर्लियोन फैमिली की कहानी है। In my home, in my bedroom. कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को ये फिल्म इतनी पसंद है That was his favorite film. He loves to watch the movie The Godfather. कि उसने अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल दी और इस फिल्म की हर चीज को कॉपी करने लगा। मतलब जैसे कपड़े गॉडफादर का हीरो पहनता था, वही कपड़े सद्दाम हुसैन भी पहनने लगा। जैसी टोपी वो पहनता था, सद्दाम भी वही टोपी पहनने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों बिल्कुल एक ही स्टाइल में सिगार पिया करते थे। इन शॉर्ट, इन सारी चीजों की वजह से अब सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, इवन इराक के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। तो ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन ने इराक के प्रेसिडेंट को हुक्म दिया कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुमसे ना हो पाएगा। चुपचाप रिजाइन करो और सीधा अपने घर जाओ। नाउ जैसे ही सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना, पूरी दुनिया ने देखा कि बहुत अरसे बाद बिल्कुल हिटलर की तरह एक नया लीडर सामने आ चुका है। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने अपने सारे पार्टी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई
और सबको अपने सामने बिठाकर कहा कि मुझे इराक के तख्त से हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है और जिन लोगों ने ये साजिश की है वो सब इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। ये सुनकर नीचे बैठे सारे लोगों की सांसें बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल आराम से सबसे पहले अपना सिगार लगाया और फिर हर उस शख्स का नाम लेने लगा जो इस साजिश में शामिल था। ताहिर अहमद अमीन, इस्माइल इब्राहिम नज्जार। सद्दाम हुसैन ने यह हुक्म दिया था कि मैं जिसका भी नाम लूं वो चुपचाप उठकर हॉल से बाहर निकल जाए। कुछ लोग आराम से बाहर चले गए और कुछ को जबरदस्ती निकाला गया। इस तरह सद्दाम हुसैन ने टोटल 68 लोगों के नाम लिए, जिनमें से कुछ को तो जेल में डाल दिया और बाकियों को गोलियां मार दी गई। जो लोग हॉल में बच गए वो जोर जोर से सद्दाम हुसैन के नाम के नारे लगाने लगे और इस तरह सद्दाम हुसैन ने अपनी खौफ से भरी बादशाहत शुरू की। मतलब इस वक्त सद्दाम हुसैन अपनी ताकत की पीक पर था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी गलती की। सद्दाम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी पर हमला कर दिया। 1979 में जब सद्दाम हुसैन इराक का लीडर बना, वहां एट द सेम टाइम ईरान में भी एक नई हुकूमत बनी, आयतुल्लाह खुमैनी। इमाम खुमैनी का इनकलाब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया उनसे डरने लगी थी। Iran will never have a nuclear weapon. खुमैनी ने ईरान के एक बहुत ही ताकतवर बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया था और अब इमाम खुमैनी बाकी अरब मुमालिक के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे थे कि वो भी उठे और अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत कर दें। इसीलिए सारे अरब बादशाह ईरान के इमाम खुमैनी से नफरत करने लगे थे। और सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं, इमाम खुमैनी बार बार अपने स्पीचेस में सुपर पावर अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को धमकियां दे रहे थे। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा इमाम खुमैनी से एक ही शख्स को था, सद्दाम हुसैन। क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक का एक सुन्नी प्रेसिडेंट था और इराक की ज्यादातर अवाम शिया थी, जो अपना असल लीडर सद्दाम हुसैन को नहीं बल्कि इमाम खुमैनी को मानते थे। और इस बात का सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरह पता था। यहाँ तक कि एक बार सद्दाम हुसैन ने ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को दज्जाल भी कहा। इसीलिए प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ एक साल बाद सद्दाम हुसैन ने सुपर पावर अमेरिका और अरब बादशाहों की फुल सपोर्ट के साथ ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से ईरान से ये सारा इलाका फतह कर लिया, जिसकी वजह से दोनों साइड से हजारों मुसलमान मरने लगे। नाउ एक तरफ पूरी दुनिया के सपोर्ट के साथ सद्दाम हुसैन था और दूसरी तरफ अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका और जंग के कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इमाम खुमैनी ने ये जंग बंद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस जंग से एक बहुत लंबे अरसे के बाद पूरी ईरानी कौम एक ही लीडर इमाम खुमैनी के पीछे यूनाइट हो चुकी थी। जिसके बाद इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि अब यह जंग सिर्फ तभी खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से हटा दिया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और ये सारा इलाका फतह करने के बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमाता था, इसीलिए खुमैनी ने इराक के ऑयल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद इराक की पूरी फौज हर तरफ से पीछे हटने लगी। अब फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था, क्योंकि उसकी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो सद्दाम हुसैन मजबूरन हर किसी से, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, सबसे कर्जे लेने लगा। मतलब अब सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अब हमें इमाम खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन उसे गौर से देखने लगा और वहां बाकी सारे मिनिस्टर से पूछा कि क्या कोई और भी इस मिनिस्टर की बात से एग्री करता है। तो ऑफ कोर्स सद्दाम के खौफ की वजह से किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन अपने इस मिनिस्टर को घसीटकर साथ वाले कमरे में लेकर गया और वहां अपने हाथों से इसके सर पर गोली मार दी।
इसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था, यहां तक कि उसने अपने ही कंट्री के बागी लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया। आखिर जब ईरान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सुपर पावर अमेरिका भी खुलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अपने जंगी जहाजों को लेकर ईरान के बॉर्डर्स के पास खड़ा किया और इवन ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका ने 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये जंग खत्म हो गई। इस जंग में दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं हुआ और 10 लाख मुसलमान फॉर नो रीजन मारे गए। और इस जंग का फायदा सिर्फ 2 कंट्रीज को हुआ, चाइना और इजराइल, जो इराक और ईरान दोनों को वेपन्स बेचकर पैसा बनाते रहे। आखिर इस जंग के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी और सद्दाम हुसैन की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। ये देखकर अरब कंट्रीज ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब सब ठीक हो चुका है, तो अब मेहरबानी करो और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा वापस दो। जिस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि कौन से पैसे? ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के साथ ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर की थी और अब तुम सब मुझसे पैसे मांग रहे हो। निकलो यहां से, 1 रुपया भी मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी तक पूरा अरब सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन की ये बदमाशी देखकर अरब के बादशाह उसके खिलाफ होने लगे और स्पेशली कुवैत का बादशाह। कुवैत इराक के बॉर्डर के पास एक बहुत ही छोटी कंट्री, लेकिन ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंट्रीज में से है। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को उसका कर्जा वापस देने से इनकार कर दिया, कुवैत ने जानबूझकर सद्दाम को कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी और ये इराक की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, जिससे सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि इस छोटे से मुल्क कुवैत की क्या औकात है कि ये मुझे सद्दाम हुसैन को आंखें दिखाए। इसीलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज इराक से 25 गुना छोटा था, इसीलिए सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये देखकर कुवैत का बादशाह और पूरी रॉयल फैमिली कुवैत को छोड़कर भाग गए, सिवाय एक शहजादे के, कुवैत के बादशाह का भाई शहजादा फाहद, जो इराक के हमले के बाद भी बहादुरी से अपने महल में बैठा रहा। लेकिन जैसे ये शहजादा इराक की फौज के हाथ में आया, उन्होंने पहले इसके सर में गोली मारी और फिर इसकी डेड बॉडी के ऊपर अपने टैंक्स चढ़ाए। इसके बाद सद्दाम हुसैन का खौफ पूरे अरब में फैल गया और कुवैत जैसे रिच कंट्री को अपना एक सूबा बनाने के बाद सद्दाम हुसैन इराक बल्कि पूरी अरब दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बना। लेकिन कुवैत पर हमला करना सद्दाम हुसैन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अमेरिका ने उसे क्लियरली बताया कि तुम अरबों की जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। अमेरिका बस सद्दाम को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। इसलिए नहीं कि अमेरिका को कुवैतियों की कोई परवाह थी, बल्कि इसलिए कि अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन को एक बहाना बनाकर वो हमेशा के लिए अरब दुनिया की तरफ अपनी आर्मी भेजे और वहां पर अपने बेसेस बनाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमेरिका बहुत ही चालाकी से बाकी अरब कंट्रीज को सद्दाम हुसैन की ताकत से डराने लगा और इवन अमेरिका ने सऊदी बादशाह को इराक के फेक टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई कि अगर सद्दाम को ना रोका गया तो उसका नेक्स्ट टारगेट सऊदी अरब होगा। तो अब अगर सद्दाम हुसैन से अपनी जान छुड़ानी है तो हमें अमेरिका की फौज को सऊदी अरब के अंदर बेसिस देने ही होंगे। जिसके बाद ऑफ कोर्स सऊदी बादशाह ने अमेरिका को बेसिस दे दिए, लेकिन सऊदी अरब की आवाम इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, स्पेशली एक सऊदी
उसामा बिन लादेन। فرقت تصرفات في غاية الظلم والشناعة. लेकिन अब अमेरिका सीधा सद्दाम हुसैन को धमकियां देने लगा getting Saddam Hussein to withdraw from Kuwait. कि अगर तुम कुवैत से पीछे नहीं हटे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन जब सद्दाम पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने अरब में अपने नए बेसिस से सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और सिर्फ 1 महीने में पूरे कुवैत को दोबारा आजाद कर दिया। लेकिन कुवैत से भागते भागते सद्दाम ने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग उसे एक हीरो समझते हैं। जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को पता था कि वो अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए उसने पहली बार अपने मिसाइल्स का रुख अमेरिका के दोस्त इजराइल की तरफ किया। Iraqi troops were to enter, we would act. और इजराइल के कैपिटल पर 40 मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल पर इस हमले के बाद अमेरिका, सऊदी और इजराइल सबको समझ आ गई कि अब सद्दाम हुसैन को हटाने का वक्त आ चुका है। तो अब जब पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी थी तो सद्दाम हुसैन ने भी ये देखकर अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। मतलब अब तक जो सद्दाम बिल्कुल एक लिबरल और सेक्युलर आदमी था, अब अपनी हर स्पीच में और हर जगह जाकर इस्लाम और मुसलमानों के हक की आवाज उठाने लगा। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पढ़ने को एक लाजमी सब्जेक्ट बनाया। वो सद्दाम हुसैन जो अब तक खुद भी शराब पीता था और बाकियों को भी पिलाता था, उसने पूरे इराक में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। पहली बार इराक के झंडे पर अल्लाह अकबर लिखवाया गया और इवन सद्दाम हुसैन ने अपने जिस्म से कई लीटर खून निकालकर अपने ही खून से कुरान लिखवाने का हुक्म दिया। और ये सब सद्दाम हुसैन सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अब उसकी आवाम अल्लाह और इस्लाम के नाम पर उसे सुपर पावर अमेरिका से बचा सके। लेकिन अब ऐसा करना इम्पॉसिबल था क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर इतनी पाबंदियां लगाई थी कि वो एक कतरा भी तेल का किसी को नहीं बेच सकता था, जिससे उसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। यहां तक कि सद्दाम की हुकूमत में इराक के लोग खाने पीने की चीजों को भी तरसने लगे थे। और ये अमेरिका की पुरानी आदत है। अमेरिका के सैंक्शंस ऐसे ही होते हैं जिस तरह एक शेर अपने शिकार को खाने से पहले उसकी गर्दन को अपने दांतों में दबोचकर उसके मरने का इंतजार करता रहता है ताकि फिर उसे आराम से खा सके। आखिर अमेरिका के सैंक्शंस के बाद इराक के हालात इतने खराब हो गए कि यहां पर सद्दाम हुसैन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के 2 बड़े जनरल्स इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ये जनरल्स पूरी दुनिया के टीवीज के सामने आए और कहा कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है और सब बड़े कंट्रीज को मिलकर सद्दाम को उसके तख्त से हटाना चाहिए। और साथ ही एक बहुत ही खतरनाक बात कही कि सद्दाम का इरादा यह है कि वो इराक के लिए एटम बॉम्ब बनाए। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम की 2 बेटियों के शौहर भी थे। तो अब जब सद्दाम हुसैन के दामाद ने उसके खिलाफ ये बातें की तो अमेरिका को उसका बहाना मिल गया कि सद्दाम को कैसे और कब हटाना है। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद भी उन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हूं अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही उनका जहाज इराक में लैंड हुआ, सद्दाम हुसैन ने उन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो। और इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया। जिसके बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपके शौहर को किसने मारा? क्या आपके बाप सद्दाम हुसैन ने? जिस पर उसने कहा कि नहीं। तो इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा कि फिर किसने मारा? क्या आपके भाई ने मारा? तो सद्दाम की बेटी ने कहा कि हाँ, हमारे हस्बैंड्स को हमारे भाई नहीं मारा। उसका भाई मतलब सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था।
इसके जुल्मों को देखकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी, जो इराक में अपने टॉर्चर, रेप और बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से मशहूर था। कहा जाता है इराक की हर शरीफ औरत सद्दाम के इस बेटे के सामने आने से डरती थी, जो कभी भी किसी को उठाकर किडनैप कर लेता था और कोई इसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इराक इसके बाप का मुल्क था, जो इराक में कहीं पर भी किसी पर भी गोलियां चलाता था। सद्दाम हुसैन इन्हीं हरकतों की वजह से अपने इस बेटे से बहुत तंग था, लेकिन वो क्या करता, इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। जिसके गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन सद्दाम अपने सारे गंदे काम भी अपने इसी बेटे से कराया करता था। इसीलिए अपने बेटियों के शोहरों को मारने का टास्क भी सद्दाम ने अपने इसी बेटे को दिया, जिसने जाकर उन्हें कुछ ही घंटों में मार दिया। अब सद्दाम हुसैन के दोनों दामाद मर तो गए थे, लेकिन उनकी की हुई बातें अब भी जिंदा थी। सद्दाम के केमिकल और एटम बॉम्ब। अब अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमले का बहाना मिल चुका था, लेकिन वो बस दुनिया में किसी ऐसे इवेंट का इंतजार कर रहे थे जिससे वो आसानी से इराक पर हमला कर सके। और ऐसा ही हुआ। नई सदी के शुरू होते अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। 9/11। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस हमले का इल्जाम वो इराक के सद्दाम हुसैन पर लगा सके और फिर इराक पर हमला करके अमेरिका वहां की पूरी ऑयल पर कब्जा कर ले। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे कोई सबूत नहीं मिला, तो उसने मजबूरन इराक को छोड़कर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन अब मसला यह था कि अफगानिस्तान अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है और अमेरिका को अपने टैंक्स, जहाज और ट्रक्स इतने दूर भेजने के लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। इसीलिए अफगानिस्तान पर हमले के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका एक बार फिर इराक के सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्जाम लगाने लगा। अमेरिका सद्दाम हुसैन के उसी दामाद का इंटरव्यू बार बार चलाने लगा, जिसमें उसने क्लियरली कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल और एटम बॉम्ब है। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जब यूएन ने इन बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए अपनी टीम इराक की तरफ भेजी, तो उन्हें पूरे इराक में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। लेकिन फिर भी अमेरिका अपने झूठ से पीछे नहीं हट रहा था। तो अब अमेरिका जैसे सुपर पावर को रोकने के लिए दुनिया के आम लोग सड़कों पर आए। दुनिया की 600 सिटीज 3 करोड़ लोगों ने मिलकर इराक पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जो आज तक दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन अमेरिका को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वो इराक के ऑयल के पीछे पागल हो चुका था। इसीलिए 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा, सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बाद अपने तख्त पर बैठा रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं गए। तो अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी फुल ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम के बेटों की सर की कीमत $15 मिलियन है और बाप के सर की कीमत $25 मिलियन। अब सद्दाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके दोनों बेटे एक साथ अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के घर छुप कर बैठे थे, जहाँ कहा जाता है कि ये दोनों भाई कई दिन तक सारा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन दोनों की सर की कीमत $15 मिलियन रखी,
इनका ट्रस्टेड दोस्त भी इन पैसों के लालच में आया और अपनी दोस्ती को भूल गया। उसने सद्दाम हुसैन के बेटों को कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका की CIA के पास गया और उन्हें कहा कि मेरे पास सद्दाम के दोनों बेटे हैं। ये सुनते ही अमेरिका ने उसे $30 मिलियन का इनाम दिया, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे उस दोस्त को दिए और जाकर सद्दाम के दोनों बेटों के घर को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन सरेंडर करने के बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लाशिनकोव और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आखिर 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे जमीन पर मरे हुए पड़े, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच की और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स ने, सद्दाम के दोस्त ने, अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे महंगे पैलेसेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसे सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की जगह भी नहीं थी, और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपने कैद में रखा, और आखिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब ये वो पुराना पावरफुल और मगरूर सद्दाम हुसैन नहीं, बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से उसका नाम पूछा, तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजेस से कहता था कि तुम लोग कोई जज वज नहीं हो, बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और उनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में उन पर हंसता रहता था, और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने का कहता था, और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। नाउ अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने के बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा, और उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए भी नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई, जिसकी वीडियो आज तक YouTube पर पड़ी हुई है, लेकिन उसे यहाँ नहीं दिखा सकते। सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल था कि इराक अब एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की।
अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मारा, इराक में शिया सुन्नी जंग दोबारा शुरू की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को उनकी जॉब से हटाकर घर जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों की फौज जिनके पास गन्स, वेपन्स, सब कुछ था, जॉबलेस हो गए और इराक में अपनी मर्जी की एक नई फौज बनाने लगे। ये देखकर सद्दाम की लाखों की फौज और उनके जनरल्स में गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा और वो इराक में हर जगह जमा होकर एक नई, इससे भी बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर नाम मिला। अमेरिका के हमले के बाद इराक के हालात इतने खराब हुए कि इराकी अमेरिकन से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पहली बार इराक विजिट किया तो उनके सर पर लाइव जूते भी मारे गए। इराक पर हमला अमेरिका ने झूठ बोलकर किया था। You killed 1 million people in Iraq. और ये बात आज पूरी दुनिया मानती है। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मुअम्मर कद्दाफी। और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी था। सब्सक्राइब। तो क्या वीडियो थी मम्मी, ये भगवान ती रोलर कोस्टर राइड है। और जैसे कि उन्होंने दिखाया ना, पूरी जिंदगी उन्होंने वो सब काम कर लिया, ठीक है। एंड में जब पता चल गया कि अमेरिका आ रहा है, वो सब आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वो धर्म की तरफ कि खून निकाल के भाई अपना कुरान लिख रहे हैं, ठीक है, कुरान शरीफ लिख रहे हैं, और उसके बाद कि सब नमाज करो, ये करो, वो, ये क्या है। तो ये सब पॉलिटिशियन भी आजकल यही कर रहे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि मराठी बोलो, उनको आप ये मत सोचो कि मराठी से बहुत ज्यादा प्यार होगा, ठीक है, जो ये लोग बोल रहे हैं, उनको ये है कि बीजेपी से कैसे ले, बीजेपी से भाई गद्दी लेनी है तो उनको भी कुछ करना। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ रही है? यूपी में बीजेपी क्यों जीत रही है? हिंदुत्व के मुद्दे पे, भाई हमने राम मंदिर बना दिया, हमको जिता, वो लोग जिता रहे। बिहार में नीतीश है जो, ठीक है, वो लैपटॉप बांटते बांटते बेचारा वो चला गया और लोगों ने वोट दे दिया हिंदुत्व के नाम पे, ठीक है। तो हर जगह यही हो रहा है? जब भी किसी को ये पता चलता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, जैसे महाराष्ट्र में जो वो दो भाई है उनको पता है कि अब नहीं आ पाएंगे, कम बैक कैसे करें, ठीक है, तो धर्म ही मिलता है। तो अब आओ भैया, हम मराठी है, हमारी मदर टंग है मराठी, ठीक है, हम तो यही बोलेंगे और जो नहीं बोलेगा उसको हमारे, तो यही है, ठीक है। वो भी सेम इन्होंने भी यही किया है। और अब मेरे हिसाब से तो जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, कि वो उन्होंने अपने पब्लिक के लिए मतलब बहुत कुछ किया होगा, ठीक है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हो गए, लेकिन उनका बेटा, अगर आप नहीं जानते उनके बेटे के बारे में, थोड़ा और देखना, जैसे इन्होंने बताया थी कितने लड़कियों के साथ भी कितना गलत काम किया, ठीक है, तो वो उनका लड़का होके, तो ये सही नहीं है ना। ये कोई इस्लाम थोड़ी ना है कि वो सद्दाम हुसैन जैसे वो इस्लाम के नाम लास्ट में आ गए थे कि इस्लाम इस्लाम, ठीक है, ये कोई इस्लाम नहीं है। हमको पता है क्या है इस्लाम, ठीक है, हम जो है कुरान शरीफ पे हम रिएक्शन दे रहे, तो हमको पता है क्या है इस्लाम, ठीक है। तो मेरे को तो जितना लगा वो जालिम, मेरे को थोड़ा ज्यादा लगा। और जो कुवैत पे जो हमला किया वो मेरे को याद आ गई, फ्लाइंग एयरलिफ्ट मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, वो शायद उसी बीच की होगी जब कुवैत पे हमला हो गया था, ठीक है, वो उसी बीच की होगी एयरलिफ्ट की, या फिर वहां के भारतीय, ठीक है, एयरलिफ्ट किए वहां के भारतीय, फिर ठीक है, तो वो शायद उसी टाइम पीरियड की है जब हमला किया था सद्दाम हुसैन ने, ठीक है। तो मतलब कि ये था कि सद्दाम हुसैन का जब जन्म हुआ था तो तब पिता भी नहीं थे, तो उनको बचपन से है ना दूसरे बच्चे टॉर्चर करते थे। ये एक भाई को, तो ऐसा है ना कि एक जो बीज होता है ना, बीज अगर उसको हम सीमेंट में डाल देना तो वो कभी पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, है ना। एक वातावरण माहौल होता है, उसको मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए। तो एक बचपन से उसको माहौल भी ऐसा बना है कि वो बाप नहीं था, वो ठीक है, यतीमों की तरह पहला माँ थी, उसके बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो जुल्म कर रहा है और लोहे की रोड लेके बच्चों को मार, तो ये
पैदाइश ही एक वो बन जाती है ना फिलोसफी एक इंसान की, तो वो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन से ही है ना, उसके हम उम्र यार दोस्त उसको टॉर्चर करते थे, चिढ़ाते थे, यतीम यतीम। तो मतलब उसने एक रोड लोहे की ठाली की, जो मेरे को बोलेगा मैं उसको मारूंगा। तो उसका हौसला हो गया ये मारते मारते, कि जैसे बच्चों को मार देते। फिर उसकी माँ ने शादी करी तो दूसरे बाप ने भी उसके साथ बहुत ज्यादती करी, उसको मारना पीटना शुरू करा। फिर मामा के पास चला गया भाग के, तो मामा के वहां से उसने सब ये सीखा। क्रूरता तो उसके अंदर आई गई थी, उसका बचपन खराब हो गया था, तो उसको नफरत हो गई थी सबसे। तो उसने मामा के वहां सीखा राजनीति कैसे क्या ये वो, हाँ मिलिट्री ट्रेनिंग। तो मतलब फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो अमेरिका वगैरह तो सब उसका साथ दे रहे थे और बहुत अच्छे से दोस्त थे। लेकिन यही था ना, सबसे कर्जा ले लिया एक वक्त पे, और जब उन्होंने सबने मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, और जो उनके खिलाफ बोलता उनको वो मरवा देते, खुद मार देते। और जब उनकी औलाद हुई तो औलाद भी बेकार ही हुई। औलाद के पास तो सब कुछ था, कोई अच्छी शिक्षा दी नहीं, और वो अपने बाप को देख के शैतान बनते गए कि मेरे बाप का राज है। तो एक समय ऐसा आया कि सारे देशों ने अपनी राय करके कि भाई ये तो शैतान हो गए, इसका लड़का और भी ज्यादा शैतान हो गया, लड़कियों के साथ भी गलत करा, अपने खुद जीजा उन्होंने मार दिए। तो मतलब ये सही नहीं है, ये राजा भी सही नहीं है, प्रेसिडेंट भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो मतलब इस पे हमला करे जाए। एक तो किसी के पैसे भी नहीं लौटा रहा था, धमकी दे रहा था। तो सब लोगों ने जब उनके ऊपर हमला किया, तब इधर उधर वो भाग गए। हाँ, अमेरिका ने भाग लास्ट में। पहले उनको चेतावनी दे दी थी, भाई तू भाग जा जाना अपने फैमिली को लेके, लेकिन नहीं, उसको अकड़ थी कि मैं यहीं रहूंगा। फिर जब उसने देखा कि हमला हो चुका, तो वो इधर उधर छुपने लगा, भागने लगा। सद्दाम तो भाग गया था, उसके दोनों बेटे किसी दोस्त के पास रह गए। तो मतलब जब वो सबको दगा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो दोस्त क्यों ना धोखा दे दे। दोस्त भी तो धोखेबाज का दोस्त भी धोखेबाज ही होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे उनकी मौत हुई लड़ते बढ़ते। तो आखिर में सिलेंडर करना पड़ा सद्दाम हुसैन को भी। तो अंत क्या हुआ इसका, मतलब जिन लोगों ने साथ दिया ये उसी के साथ नहीं था। मतलब इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, इसका बचपन से ही ऐसा हुआ। तो इसने जवानी में भी, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अकल नहीं आई कि वो चलो बहुत भूल भूल जाओ, बचपन था, अब तो मैं इतना बड़ा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो सद्दाम हुसैन एक जालिम ही था जो इतने लोगों को मरवा दिया। सद्दाम हुसैन कोई अच्छा थोड़ी था।